नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। राष्ट्र नीति की चुनावी विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत और आज दूसरा एपिसोड है। आज हम बात करेंगे हरिद्वार लोकसभा सीट के चुनावी समीकरणों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट में 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से प्रतिभाग करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे अभी तक नहीं पता, लेकिन बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत और एक दिग्गज निर्दलीय उमेश कुमार इस समय मैदान में दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं की बात करें तो हरीश रावत या हरीश रावत जी के सुपुत्र मैदान में आ सकते हैं, ऐसा अभी तक राजनीतिक हलकों में चर्चा है। लेकिन इस कार्यक्रम का विश्लेषण हम हरीश रावत जी को ही वहां का कैंडिडेट मान के करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी के 4 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अचानक से वो परिदृश्य से गायब हो गए थे, लेकिन फिर एक बार पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें हरिद्वार लोकसभा से टिकट दे दिया। अब ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से कितने प्रभावशाली होते हैं यह देखने की बात होगी। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि हरिद्वार की सीट एक बहुत फंसी हुई सीट है, क्योंकि मैदानी जिला है। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे त्रिवेंद्र सिंह रावत कोशिश करेंगे कि हरिद्वार गढ़वाल की जो एक बड़ी सीट है उस पर कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ उमेश कुमार की बात की जाए तो पिछड़े वोट बैंकों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य उमेश कुमार जी के पीछे खड़ा रहता है और वो इतना बड़ा वोट बैंक है कि निर्दलीय तौर पर उनको एक इंडिपेंडेंट विधायक के रूप में खड़ा कर दिया गया है। और उमेश कुमार के मैदान में आने से हरिद्वार के सियासी समीकरण और टाइट हो गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि उमेश कुमार विजेता बनते हैं। अगर विजेता बनना मुश्किल भी है तो वो किसके वोट बैंक को ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि उमेश कुमार वो फैक्टर होंगे वो जिसके वोट बैंक को ज़्यादा डैमेज करेंगे, दूसरे के विजेता बनने की संभावनाएं निश्चित तौर पर आगे आ जाएंगे। वहीं जो तीसरे सबसे बड़ी बात है, अगर हरीश रावत हरिद्वार से नज़र आते हैं तो हरीश रावत जी की पुरानी अगर आप प्रोफाइलिंग देखेंगे तो लगातार चाहे हरिद्वार में किसानों का मुद्दा हो या हरिद्वार में भ्रमण कर करके गन्ना किसानों की बात करना हो, मजदूरों की बात करना हो, पिछले 1-2 साल से वो लगातार हरिद्वार में एक्टिव रह करके ये पोस्चरिंग देने की हमेशा कोशिश करते रहे कि वो लोगों के साथ है, हरिद्वार पे वो एक्टिव दिखे थे। तो ऐसे में अब हरिद्वार से उनके अगर चुनावी ताल ठोकी जाती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बात है। अब अगर हरिद्वार के उम्मीदवारों के बाद यहाँ के राजनीतिक गणित को देखें तो सबसे पहले हरिद्वार का पैटर्न हमें समझना होगा। हरिद्वार अपने आप में एक मैदानी इलाका है। यहाँ पर जो पिछड़ा वोट बैंक है वो भी बहुत भारी संख्या में है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों का भी एक ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन हरिद्वार धर्म नगरी भी है और हिंदुत्व का एजेंडा भी यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है। और कैंडिडेट जो हैं जो अभी सामने आए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उमेश कुमार और संभवतः हरीश रावत अगर होते हैं तो अपने आप में एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के बात आखिरकार मोदी जी के चुनाव पर आ जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ब्रांड ऐसा है जो कहीं ना कहीं और लोगों पे अन्य स्तर पे भारी पड़ता है। अगर चुनाव केवल और केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के चेहरे पर हो रहा होता तो संभवतः यह एक कठिन लड़ाई हो सकती थी। लेकिन अगर मोदी जी का ब्रांड है तो ये देखना होगा। लेकिन फिर भी जो डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में उमेश कुमार यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि ग्राउंड से सूत्र जरूर बताते हैं कि उमेश कुमार जी के जो एक निश्चित वोट बैंक है वो तो उनके साथ रहेगा ही रहेगा। अब अगर उमेश कुमार ना होते वो इससे पहले किसकी तरफ वो वोट मूव किया था ये देखने की बात होगी, और वो जिस भी तरफ होगा तो परिणाम इधर उधर हो सकता है। ये अपने आप में दर्शनीय देखने योग्य बात होगी। तो आने वाले समय में देखना होगा कि हरिद्वार का गणित किस तरफ होता है। आप लोगों की क्या राय है आप जरूर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और देखते रहिए राष्ट्रनीति उत्तराखंड।